हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याश्ता मैम। आज जो हम पढ़ेंगे वो है यूनिट थर्ड के सेमेस्टर थर्ड के यूनिट फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम लोग जो है वो यूनिट फर्स्ट को पढ़ चुके थे। इसके बारे में जितनी भी चीजें थे, जो टॉपिक्स थे, उसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इस जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग उस यूनिट में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि अपने तरफ से हम यहाँ पे ऐड किए हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो है एक रिवीजन टाइप का यूनिट फर्स्ट से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इन सारे ही क्वेश्चंस को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो क्या है, और फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और फिर वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो वेरी शॉर्ट में क्या होता है कि वेरी शॉर्ट में अगर आपसे कोई चीज पूछी गई है तो उसको आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है। डिफिनेशन पूछा है तो ठीक है, उसका डिफिनेशन लिख के हो गया। और फिर शॉर्ट आंसर में थोड़ा सा और जो है इनहांस कर दीजिए, थोड़ा सा और जो है वो वर्ड्स इंक्रीज कर दीजिए। अगर जैसे मान लीजिए कोई डेफिनेशन पूछा है तो उसके बारे में अच्छे से बताते हुए, अगर उसके कोई टाइप्स हैं तो उसको थोड़ा सा बताते हुए, तो वो उतना इनफ रहेगा। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको अच्छे से उस क्वेश्चन को अच्छे से पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और साथ ही साथ में आप ये चीज हमेशा याद रखे रहिएगा कि पेपर में जब भी अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछ रहा है कोई क्वेश्चन, तो उसके साथ आप पूरा भरपूर ये ट्राई करिएगा कि उसका जो डायग्राम है वो आप ड्रॉ करें। ठीक है, तो डायग्राम से क्या होता है कि एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। नीट एंड क्लियर वेल लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए, ताकि आप जितने भी पॉइंट्स आप अपने अगर रिटन सेक्शन में लिखे हैं तो वो सारे के सारे अच्छे से उस डायग्राम से एक्सप्लेन हो रही हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज जीन। जीन क्या है? जीन एक ऐसा यूनिट होता है, डीएनए पे प्रेजेंट होता है, जो कि इनहेरिटेबल होता है। ये एक इनहेरिटेबल थिंग है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। हर जीन जो है एक किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक जीन में दो अल्टरनेटिव एलील्स प्रेजेंट होते हैं। ये एलील्स डोमिनेंट, रिसेसिव हो सकते हैं। ये सारे जो है जेनेटिक्स के पोर्शन थे। अब जीन में अगर देखा जाए तो जीन है क्या? एक हेरिटेबल यूनिट है जो कि कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर के जाती है। जीन जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं, वैसे ही प्रोकैरियोटिक जीन अलग होता है उसका स्ट्रक्चर, और यूकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर अलग होता है। प्रोकैरियोट्स में किसी तरह के इंट्रॉन और एक्सॉन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और यूकैरियोट्स में इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीजें हमें पता है। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि जीन जो है वो क्या है। तो जो बेसिक यूनिट होता है हेरिडिटी का, जो कि पास होता है पेरेंट से उसके चाइल्ड तक, वही होता है जीन। द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो कि पास हो रहा है फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड इज द जीन। जीन जो है किस चीज से मिलकर बना हुआ है? तो जीन जो है डीएनए के सीक्वेंसेस से बना हुआ होता है, डीएनए में ही प्रेजेंट होता है, और एक दूसरे पर जो है एक के बाद एक जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हर जीन का कोई ना कोई स्पेसिफिक रोल होता है। ये जो है स्पेसिफिक लोकेशन पर, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, और ये क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो जीन किस पे प्रेजेंट है? डीएनए पे। डीएनए से मिलकर क्या बना है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया सेल।
ये हो गया सेल और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बना हुआ है, डीएनए से। और डीएनए पे ही क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। ये जीन क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो इन्हीं जीन्स के वजह से आते हैं। तो जीन का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी through which the characters are being transformed for the parents to the child, and it is present on the it is made up of the sequences of DNA which are which makes the chromosome, and these chromosomes are present within the nucleus। ठीक है, ये चीज समझ में आई, इसे नोट कर लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि राइट द या फिर व्हाट इज द डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन। तो जो प्रोकैरियोटिक जीन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रोकैरियोटिक जीन में ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक जीन जो है उसके पास एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, मतलब कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस नहीं प्रेजेंट होते। मतलब सॉरी, उसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है कि एक्सॉन और इंट्रॉन्स वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं पाया जाता है। उनमें जो है सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजंस प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन का कंसेप्ट नहीं होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस प्रोकैरियोटिक जीन में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रोकैरियोटिक जीन एक ऐसा जीन होता है जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन का कंसेप्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो यूकैरियोटिक जीन है उसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों ही पाए जाते हैं, उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि डायग्राम बनाना है प्रोकैरियोटिक जीन का। तो ये समझ लीजिए, ये जो है ये क्या है, एक जीन का स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जीन है, इसके अंदर अगर आप देखें प्रोकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले ये जो हो गया डीएनए का 5 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये इसका जो प्रोमोटर रीजन हो गया वो हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये इसका ऑपरॉन वाला रीजन हो जाएगा। कोडिंग सीक्वेंसेस जहाँ पे ढेर सारे जो जीन्स हैं वो सारे प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, वो आगे जाकर के अगर ट्रांसक्रिप्शन हुई तो क्या फॉर्म करेंगे, mRNA फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब और यहाँ पे जो लास्ट रीजन है ये कहलाता है टर्मिनेटर। तो ये डायग्राम थोड़ा ब्लर है, ठीक है, आप इसे सर्च करके अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। जितने भी इसके पॉइंट्स थे वो हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब दूसरा जो है ये बात पूछ रहा है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक जीन जो स्ट्रक्चर है उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यूकैरियोटिक जीन में हम ये जान रहे हैं कि यूकैरियोटिक जीन में बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक जीन में पहला डिफरेंस तो यही है कि इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों प्रेजेंट होते हैं। कोडिंग सीक्वेंसेस जो है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस से इंटरप्टेड होते हैं। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम तक डीएनए, जिसपे डिफरेंट जो इसके जीन्स हैं सब प्रेजेंट है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो 5 प्राइम वाला रीजन होता है, यहाँ पे यूकैरियोटिक जीन्स में क्या होता है कि 5 प्राइम डीएनए पे प्रेजेंट होता है डिस्टल कंट्रोल एलिमेंट, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें इनहैंसर या साइलेंसर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनहैंसर या साइलेंसर जो है वो
बाइंड होते हैं, वहां पे इनकी जो साइट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसके प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट रहते हैं। प्रमोटर का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस होता है और इसी पे जो है इसके बगल में टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक जीन है उस पर क्या प्रेजेंट होता है, प्रमोटर रीजन पे, अपस्ट्रीम रीजन पर क्या प्रेजेंट होता है, टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। ये टाटा बॉक्स प्रोकैरियोटिक जो जीन्स होते हैं उनमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जीन में टाटा बॉक्स जो है वो नहीं होता है, ये चीज याद रखनी है। और इसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग जो है सीक्वेंसेस इसमें जो इसके ऑपरेंड वाले साइट है उस पर प्रेजेंट होते हैं। ये चीज समझ में आई, ये हो गया टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स के बाद क्या होता है कि अब ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वो ओपन रीडिंग फ्रेम है जहां पे जो है ट्रांसक्रिप्शन होती है और हर एलिमेंट की या हर पोर्शन की यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब कोडिंग वाला सीक्वेंस में होगा क्या कि उसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होगा, लेकिन नॉन कोडिंग सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और इस तरह से जो है ये चीजें होती हैं, प्रेजेंट होता है क्या की एक्सॉन और इंट्रॉन, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। अब यहाँ पे जो है एक्सॉन के पास में, इसके एंड के पास में यहाँ पे एक पॉली ए सीक्वेंस जो है, पॉली ए अगर आप यहाँ पे एक्सॉन के एंड पे देखें तो यहाँ पे पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन में। अब ये चीज हो गया। अब यहाँ पे जिसका जो एंड पोर्शन है यहाँ पे ये टर्मिनेटर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे टर्मिनेशन की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की होती है। और यहाँ पे फिर इसके 3' पे जो है डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट्स जो कि इनहैंसर और ट्रांसलेटर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखिए जो यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होती हैं। वो किस तरह से प्रेजेंट होती हैं पूरा वेल लेवल डायग्राम से क्लियर है, तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। और जो प्रोकैरियोट का डायग्राम है जो कि क्लियर नहीं है, आप उसे सर्च करके जो है वो ड्रॉ कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर के डायग्राम और यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर के डायग्राम। अच्छा, अब अगर डायग्राम आपको पता चल गया है तो आप अगर नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है तो आप उसको आंसर भी दे सकते हैं कि अगर आपसे एक्सप्लेन के पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन या फिर यूकैरियोटिक जीन, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, किस तरह के बॉक्सेस प्रेजेंट हैं, इसमें क्या, कहाँ पे टर्मिनेटर है, कहाँ पे प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन पे ही आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक ही तरह का होता है, जो कि पहले कोर एंजाइम था फिर बाद में होलो एंजाइम जो है वो बन जाता है। ये सारी चीजें, और साथ ही साथ में कि यूकैरियोटिक जो आरएनए पॉलीमरेजेस है वो प्रोकैरियोट में तो एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज रहता है। यूकैरियोट में क्या होता है कि 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। और साथ ही साथ में आप उसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर प्रोकैरियोट का पूछा है तो प्रोकैरियोट के बारे में, जीन के स्ट्रक्चर के बारे में लिख दीजिए, उसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, उतना शॉर्ट के लिए इनफ रहेगा। ठीक है, और अगर लॉन्ग में पूछा है तो और अच्छे से डिटेल में, अच्छे से पूरा हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। और अगर प्रोकैरियोट में पूछा तो ऐसे, और यूकैरियोट में भी पूछा, अगर शॉर्ट में पूछ रहा है तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसका डायग्राम, और अगर लॉन्ग में पूछा है तो पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से, और डायग्राम जो है वो वेल लेबल्ड और अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम आप बना दीजिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स क्या होते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो है हम लोग जब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे तब पढ़े थे कि यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि अदर देन आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में कुछ ऐसे स्पेशल प्रोटीन्स की जरूरत होती है जो कि क्या कहलाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? सबसे पहले जाएंगे और प्रमोटर वाले रीजन को देखेंगे, वहां पे जाके खुद बाइंड होते हैं और उसके बाद उसके साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और उसके साथ फिर से आरएनए पॉलीमरेज के बाद जो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बच जाते हैं वो भी उससे बाइंड होते हैं। ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और उसके बाद इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और यहाँ से जब ये स्टार्ट पॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं, जब स्टार्ट पॉइंट पर ये चले जाते हैं तब वहां से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं। तो अभी क्या पूछ रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को टीएफ से डिनोट किया जाता है और जनरली हम लोग जितना जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को पढ़े थे वो टीएफ सेकंड के रेफरेंस में पढ़े थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आरएनए सेकेंड जो है वो एमआरएनए की सिंथेसिस कराने में हेल्पफुल होता है। आरएनए थर्ड जो है वो टीआरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को सिंथेसाइज कराता है। तो हम लोग जो सिंथेसिस पढ़े थे वो एमआरएनए सिंथेसिस को पढ़े थे यूकैरियोट्स में। तो यहाँ पे क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में और वो एमआरएनए को सिंथेसाइज करता है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के साथ काम करेंगे ताकि एमआरएनए की सिंथेसिस हो सके, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स किस तरह से डेजिग्नेट होंगे, किस तरह से रिप्रेजेंटेड होंगे, वो टीएफ सेकेंड से रिप्रेजेंटेड होंगे। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए, डी, ई, एच, बहुत सारे। ठीक है, और इसे टीएफ सेकेंड क्यों कहा जा रहा है ये समझ में आई होप आ गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन के साथ साथ हम इसके जो टॉपिक्स हैं, रिलेटेड टॉपिक्स, उनको भी डिस्कस कर दे रहे हैं क्योंकि अगर कोई बच्चा है जो कि पहली बार देख रहा है तो उसको कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि अभी बहुत समय है, अभी आपका सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हुआ है। आप इसके जो जितने भी इसके जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पर प्रेजेंट है, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आप पढ़ लें, फिर आप इस लेक्चर को देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऐसा प्रोटीन है जो कि नेसेसरी होता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन और ये एक ऐसा पार्ट होता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज जो है इससे जाकर के विच इज नॉट इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज और ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहलाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, ये ऐसा क्यों लिखा है कि विच इज नॉट इटसेल्फ द पार्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज? क्योंकि हम लोग ये चीज देखे हैं कि जब भी इनिशिएशन की बात आती है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज जो है एक ऐसा एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो यूकैरियोट्स में होता क्या है कि यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेजेस के साथ कुछ आरएनए पॉलीमरेज के अलावा कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं, जो कि इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो कि इनिशिएशन के लिए हेल्पफुल हैं फॉर द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स और ये जो है काम करते हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ, लेकिन ये पार्ट नहीं होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के। ठीक है, चलिए। अब ये क्या करते हैं, ये ऐसा कैसे काम करते हैं, ये किस तरह से बाइंड होते हैं? तो अगर इनकी बाइंडिंग की बात की जाए तो ये जो है, ये सबसे पहले सिस एक्टिंग साइट्स जो होती हैं डीएनए पे, उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके बाद जो है बाइंडिंग इनकी
होती है। बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ काफी नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, इसके लिए ये भी जरूरी होता है कि वो जो है अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को भी रिकॉग्नाइज करे, आरएनए पॉलीमरेज को भी रिकॉग्नाइज करे, उसको भी अपने साथ अटैच करे, और उसके बाद ही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जिसमें और भी बहुत सारे प्रोटीन्स, मतलब और भी बहुत सारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो आकर अटैच होते हैं और उसके बाद जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। अब देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि ये हो गया जीन, किसका जीन है? यूकैरियोटिक जीन है। यहाँ पे ये मान लीजिए स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट के राइट साइड वाले एरिया को प्लस से डेजिग्नेट करते हैं और लेफ्ट वाले एरिया को माइनस से डेजिग्नेट करते हैं। ये हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम, और यहाँ पे जो है प्रोमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज पता है। अब सबसे पहले होगा क्या कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कुछ आएंगे जिन्हें क्या कहते हैं, बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, वो आकर के इसके जो भी स्पेसिफिक साइट है वहां पे बाइंड हो जाएगा। अब इसका काम यहीं पे नहीं खत्म हो जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आए कुछ और यहाँ पे बाइंड हुए और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, इसके बाद जो है आरएनए पॉलीमरेज भी आता है और ये अलाउ करता है इस आरएनए पॉलीमरेज को कि यहाँ पे आके ये अटैच हो सके इनके साथ इस साइट पे। और आरएनए पॉलीमरेज जब अटैच हो जाता है तो उसके बाद भी बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो आते हैं और आ करके अटैच होते हैं, और ये सब मिल करके ये बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, आरएनए पॉलीमरेज, अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये सब मिलकर के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं। और ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है जब यहाँ पे अच्छे से आ जाता है, पहले तो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब ये अच्छे से बन जाता है, अरेंज हो जाता है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाती है, तब ये स्टार्ट पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इतनी सी लाइन का यही मतलब है। अब जो प्रोटीन जो कि नेसेसरी होती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो एक स्पेसिफिक रीजन पे जाकर के अटैच होती है, और ये जो नेसेसरी कंडीशन है या फिर ये जो स्पेसिफिक प्रोमोटर रीजन है, इसी को क्या कहते हैं, सेट ऑफ प्रोमोटर्स कहते हैं। तो प्रोमोटर रीजन हम लोग देखे थे, प्रोमोटर रीजन पे बहुत सारे अलग अलग जो है साइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए। तो जो भी उसका स्पेसिफिक साइट होगा वहां पे जाकर के अटैच होंगे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। और ओवरऑल ये याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है क्या, प्रोटीन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने में हेल्पफुल होती है। ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन खुद अकेले ही नहीं कर लेती है, इसके साथ साथ आरएनए पॉलीमरेज जो है वो भी आकर के अटैच रहता है, और ये दोनों मिल करके ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने में हेल्पफुल होती हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ काम करती है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज की पार्ट नहीं होती है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब इसे आप नोट कर लीजिए। अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, और ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पूछा हुआ है कि व्हाट आर एक्टिवेटर्स एंड व्हाट आर रिप्रेसर्स। ठीक है, तो एक्टिवेटर्स एक ऐसा चीज जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक्टिवेट करे। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन में दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बोथ are responsible for the gene expression। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या, कि जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं, जीन जो है वो एमआरएनए बनाया या नहीं। ठीक है, एमआरएनए बना तो फिर प्रोटीन बनी, ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो जीन एक्सप्रेशन का काम है
इसको कंट्रोल करने के लिए एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्टिवेटर्स क्या करेंगे? एक्टिवेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे थिंग्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऑन कंडीशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और रिप्रेसर क्या होते हैं? रिप्रेशन का काम करते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देते हैं, उसे ऑफ कंडीशन में मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक्टिवेटर क्या है और रिप्रेसर क्या है? तो कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, और ये जो हैं ये क्या है होते हैं, ये ऐसे बहुत सारे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं और आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो कि प्रोमोटर से जाकर के बाइंड हो जाते हैं। ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए डीएनए हो गया, ये बाइंडिंग साइट हो गया डीएनए पे प्रेजेंट एक्टिवेटर्स के लिए। तो एक्टिवेटर आया, इस पे बाइंड हुआ, और एक्टिवेटर जब आता है और बाइंड होता है तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ ये जो है आकर के अटैच होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अभी हम लोग पढ़े, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेजेस, ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएशन कराने के लिए हेल्पफुल होते हैं। वैसे ही एक्टिवेटर्स भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी स्पेसिफिक साइट्स होती हैं डीएनए के ऊपर, ये जाते हैं अपने स्पेसिफिक साइट को पहचानते हैं, उस पर जाकर बाइंड होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेजेस और एक्टिवेटर्स ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने का, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने का काम करते हैं। तो मान लीजिए ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से ये जो था ये डीएनए का सीक्वेंस था जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे प्रेजेंट, उससे आरएनए पॉलीमरेज आकर अटैच हुआ, फिर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो आकर के अटैच हुए, और इससे आकर के अटैच हुआ है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या करेगा? अपने बाइंडिंग साइट को रिकॉग्नाइज करेगा, वहां पे जाके बाइंड होगा, और इन सब ये सारे साथ मिलकर के क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए। दूसरा है रिप्रेसर्स। रिप्रेसर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे थिंग्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिप्रेस करने का काम करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े कि कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट कर रहे हैं, उन्हें एक्टिवेटर्स कहते हैं। तो ऐसे भी कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिप्रेस करने का काम करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को रोकने का काम करते हैं, और इन्हीं को कहते हैं रिप्रेसर्स। अब ये जो रिप्रेशन है वो वैरायटी ऑफ वेज में किया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई रिप्रेसर है, वो क्या कर लिया कि बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और आरएनए पॉलीमरेज के बीच में आ गया। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है? आकर के इससे जाकर के बाइंड हो गया है, इनके रास्ते में आ गया है। तो अब होगा क्या कि ये जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स जो कि जा करके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो नहीं बना पाएंगे, और इस वजह से ये जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। मान लीजिए ये डीएनए है, इस पे रिप्रेसर के लिए भी साइट्स प्रेजेंट होते हैं, रिप्रेसर बाइंडिंग साइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो रिप्रेसर आया, वो आकर के अपनी साइट को पहचाना और वहां पे जाकर के बाइंड हो गया। अब ये रिप्रेसर करेगा क्या कि जब ये रिप्रेसर आ करके बाइंड हो गया है तो रिप्रेसर क्या करेगा कि ये ब्लॉक कर देगा रास्ते को, जिसकी वजह से जो बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो आकर के नहीं बाइंड हो पाएंगे, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो नहीं बाइंड हो पाएगा, और जब बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं अटैच हो पाएंगे, आरएनए पॉलीमरेज नहीं अटैच हो पाएगा, ये जो है अदर फैक्टर्स को इनवाइट नहीं कर पाएंगे, वो भी अटैच नहीं हो पाएंगे, तो क्या इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है
वो बन पाएगा। और जब इनिशिएशन कम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा तो क्या इनिशिएशन स्टार्ट होगी, और जब इनिशिएशन ही नहीं स्टार्ट होगी तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी। और इस तरह से जो रिप्रेसर है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिप्रेस करता है। ठीक है, तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द रेप्लिकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़े हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसक्रिप्शन अगर आप पढ़े ठीक है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से पहले या बाद में क्या प्रोसेस होता है उससे भी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसक्रिप्शन हुआ कैसे था, डीएनए से हुआ था ना, डीएनए से तो होता है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, उसका कोई एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा और आरएनए की सिंथेसिस जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर डीएनए से डीएनए ही बना तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। अब देखिए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस पूछा है, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग खुद से समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकता है। अब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दो प्रोसेस है। रेप्लिकेशन में क्या चीज बन रहा है, रेप्लिकेशन में डीएनए जो है वो डीएनए के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल है, मतलब डीएनए से डीएनए बन रहा है। क्या चीज बना, डीएनए बना। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, तो इसमें डीएनए बना, इसमें आरएनए बना, ये एक डिफरेंस। रेप्लिकेशन में दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए ये हुआ, ये अनबाइंड हुआ, एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड, इसके कंप्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड बन गया, इसके कंप्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड बन गया। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों स्ट्रैंड डीएनए के यूज हुए। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन में जो है एक ही स्ट्रैंड डीएनए का यूज होता है और उससे जो है वो आरएनए की सिंथेसिस कराता है। तीसरी चीज ये कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है उसमें डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इन्वॉल्व होता है, और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है। अब अगर रेप्लिकेशन की बात की जाए तो रेप्लिकेशन में जो है उसमें क्या हो रहा है कि डीएनए बना है, इसमें आरएनए बना है, तो इसके जो बेस पेयर्स हैं ये डिफरेंट होंगे ना। इसमें क्या होता है, आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा और इसमें डीएनए है तो थाइमीन ही प्रेजेंट होगा। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंसेस हैं, इतने हमें डिफरेंसेस पता है। अब कुछ जो अलग डिफरेंसेस हैं उसे पढ़ते हैं। तो ये हो गया रेप्लिकेशन और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन। तो एक टेबल के थ्रू जो है वो हम लोग समझते हैं। पहला है टेम्पलेट। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है कि बोथ स्टैंड जो है, बोथ टेम्पलेट जो है वो यूज किया जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, सिंगल स्टैंड और उसका भी स्मॉल पोर्शन जीनोम का यूज किया जाता है। इसमें दोनों स्टैंड यूज किए जाते हैं और होल जीनोम जो है वो यूज किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल स्टैंड यूज किया जाता है और उसका भी कुछ स्मॉल पोर्शन, जितने काम का है वही ना, वही यूज होता है, वही ट्रांसक्रिप्शन उसी की होती है। और उसके बाद प्राइमर्स की अगर बात की जाए तो रेप्लिकेशन में प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है। ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर्स यूज नहीं होते हैं। रेप्लिकेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो डीएनए पॉलीमरेज है, ट्रांसक्रिप्शन में जो है वो आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है। प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो रेप्लिकेशन में डबल स्टैंड डीएनए मिलता है, डीएनए मिलता है जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आरएनए मिलता है और ये आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। बेस पेयरिंग की अगर बात की जाए रेप्लिकेशन में तो एटी और जीसी होती है, एडेनिन थाइमिन और गुआनिन साइटोसिन।
और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, AUTA और CG होता है। अब प्रूफ रीडिंग की अगर बात की जाए तो प्रूफ रीडिंग जो है रेप्लिकेशन में होती है और ट्रांसक्रिप्शन में किसी तरह का प्रूफ रीडिंग का जो कंसेप्ट है वो नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इतना डिफरेंस जो है वो काफी है। अगर एग्जामिनेशन में आ गया रेप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कि चलो ठीक है ट्रांसक्रिप्शन को आप लोग पढ़े हो, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन से कैसे अलग है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन अगर ट्रांसलेशन से पूछ लिया तो आप पहले इसे बनाइए। अगर ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसलेशन से पूछ लिया तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। उसमें किस चीज का यूज किया जा रहा था, डीएनए का, ताकि आरएनए बन सके। इसमें आरएनए का यूज किया जाता है ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। ऐसे ही डिफरेंसेस जो है आप शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के वो आपको पता होने चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे, ये जो है ये तो क्वेश्चन था, ठीक है। और ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के जो कि आपको पता होने चाहिए। ये एडिशनल पॉइंट है जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है 3 तरीकों से किया जाता है, पहला इनिशिएशन, दूसरा एलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो है इनिशिएट किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम द्वारा, और ये जो है एक प्रोमोटर साइट एक सीक्वेंस पर प्रेजेंट क्या होता है वहां पे जाकर ये बाइंड होता है और ये होता है प्रमोटर रीजन। अब एक ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है, और इसके अगर सब यूनिट्स की बात की जाए तो 2 अल्फा यूनिट्स, एक बीटा डैश, एक ओमेगा सब यूनिट होता है, ठीक है। और अगर इसके कोर प्रोटीन की कोर जो पॉलीमरेज है उसकी बात की जाए तो ये जो है इसमें जब सिग्मा फैक्टर आकर के अटैच होता है तब ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो होलो एंजाइम बनता है। तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस टॉपिक को अभी यहाँ पे पढ़ने का मतलब ये है कि आगे जो है कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड होंगे। जो बच्चे इससे पहले के जो लेक्चर्स पढ़े हैं अगर वो पढ़े हैं तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो उसको चीजें समझ में आए, इसलिए जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन अगर यूकैरियोट या प्रोकैरियोट की बात की जाए तो तीनों में ही ये तीनों स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। अब यहाँ पे जो है आरएनए पॉलीमरेज के रेफरेंस में पढ़ाया जा रहा है, किसके रेफरेंस में, प्रोकैरियोट के रेफरेंस में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, पहले वो जो है कोर एंजाइम होता है और इससे जब आकर के सिग्मा फैक्टर अटैच होता है तब ये होलो एंजाइम बनता है, ठीक है। अब ये कोर एंजाइम होलो एंजाइम कैसे बना, कोर एंजाइम जो है एक इनएक्टिव आरएनए पॉलीमरेज है, जब इससे सिग्मा फैक्टर आकर अटैच हुआ है तब ये एक्टिव आरएनए पॉलीमरेज बन जाएगा। पहले कोर एंजाइम में क्या क्या इसके सब यूनिट्स होते हैं, तो इसमें 2 अल्फा सब यूनिट, एक बीटा डैश, एक ओमेगा सब यूनिट प्रेजेंट होता है। इससे जाकर अटैच जब सिग्मा फैक्टर होता है तब जाके ये होलो एंजाइम बनता है जो कि एक एक्टिव आरएनए पॉलीमरेज होता है। और ये सारा का सारा किसके आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब ये जब होलो एंजाइम बन गया तो ये होलो एंजाइम क्या करता है कि प्रोकैरियोटिक जीन पे प्रेजेंट उसका जो प्रोमोटर रीजन है उस पे जाएगा, उसके जो प्रोमोटर साइट है वहां पे जाएगा और अपनी बाइंडिंग साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और उससे जाकर के बाइंड
होगा। अच्छा, एक और चीज, ये जो कोर एंजाइम है, ऐसा क्यों होता है कि कोर एंजाइम जो है वो इनएक्टिव होता है? इसके पास यूनिट्स तो है, सब यूनिट्स इतने सारे, इसके पास सिग्मा फैक्टर नहीं होता है, और सिग्मा ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द प्रोमोटर साइट। जब तक प्रोमोटर सिग्मा फैक्टर इसके पास नहीं होगा तब तक ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकता है कि कहाँ पे जाके बाइंड होना है। इसलिए सिग्मा फैक्टर जब इससे आकर अटैच होता है तब ये एक्टिव आरएनए पॉलीमरेज बनता है, और तब जाके है वो प्रोमोटर रीजन पे जाकर बाइंडिंग साइट को पहचानता है और उससे जाकर बाइंड होता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि आपको ट्रांसक्रिप्शन को अगर पढ़ना है तो उससे पहले आपको पता होने चाहिए। तो इसे आप आई होप नोट कर लिए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो है उसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना है। तो इसमें जो है ये हो गया प्रोकैरियोटिक अगर आरएनए पॉलीमरेज की बात की जाए तो ये इसके पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो है कोर एंजाइम में क्या क्या एलिमेंट्स के प्रेजेंट होते हैं। कोर एंजाइम में इसके 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 बीटा डैश, 1 ओमेगा सब यूनिट होता है। ओमेगा सब यूनिट आगे से नहीं दिखता है, वो पीछे की तरफ जो है वो रहता है, और इससे जाकर के जब ऐड होता है सिग्मा फैक्टर तब ये होलो एंजाइम बनता है। इस चीज को आप नोट करिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेंशन है कि किस तरह से ये जो है ये आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है। तो ये हो गया डीएनए, इसका एक स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है, और इससे जो है एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही है। ये 5 प्राइम हो गया और ये 3 प्राइम हो गया। 3 प्राइम के एंड पे ही यहाँ पे सिंथेसिस होती है, इसे से जाके एडिशनल जो न्यूक्लियोटाइड है वो आकर के अटैच होता है, और इस तरह से यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है ये प्रेजेंट है और ये इस प्रोसेस को करवा रहा है प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, अल्फा अल्फा बीटा यूनिट और ये बीटा डैश, और इसके जो पीछे है वो ओमेगा फैक्टर होता है तो वो दिखता नहीं है। तो ये अभी क्या है, कोर एंजाइम है। जब इससे जाकर के सिग्मा फैक्टर अटैच हो गया तब ये जो है अल्फा अल्फा बीटा डैश और पीछे ओमेगा और यहाँ पे आके सिग्मा फैक्टर। अब ये क्या बन गया, ठीक है, तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन हम लोग पढ़े थे इस यूनिट में, और ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग ये पढ़े थे कि किस तरह से जो डीएनए है उससे जब आरएनए की सिंथेसिस होती है तो उसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग तरीकों से होता है। किस तरह से होता है ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो होते हैं, उनके बारे में बताइए। तो आरएनए जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनमें 4 से 5 टाइप जो है वो मेजर टाइप होता है। पहला क्या है, एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है कि एमआरएनए जो है जैसे कि सिंथेसिस हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल से समझते हैं। तो प्रोकैरियोट्स का डीएनए प्रेजेंट है, उससे क्या हुआ
कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई, उससे mRNA सिंथेसिस हुआ। ये mRNA जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलेशन के लिए। यही जो है इसी पे जो सीक्वेंसेस बेस पेयर्स के प्रेजेंट होते हैं, इनके हेल्प से क्या होता है कि फर्दर ट्रांसलेशन की जब प्रोसेस होती है तब प्रोटीन की सिंथेसिस प्रेजेंट होते, प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो हो पाती है। ठीक है, अब टीआरएनए क्या होता है? टीआरएनए जो है ये भी ट्रांसक्रिप्शन से ही बनेगा। जितने भी आरएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से ही सिंथेसाइज होंगे। टीआरएनए किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टीआरएनए जो है ट्रांसलेशन में अमीनो एसिड को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा हो गया आरआरएनए। आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है। ये कैटालाइसिस के लिए हेल्पफुल होता है। किस चीज के लिए? जैसे कि मान लीजिए ये हो गया डीएनए, इसके एक स्ट्रैंड से क्या बन गया? एमआरएनए बन गया। ठीक है, एमआरएनए पे होता क्या है कि राइबोसोम आकर के अटैच होता है, इस पे ही आरआरएनए प्रेजेंट होता है और ये जो है कैटालाइसिस में हेल्पफुल होता है ताकि ये जो सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, इस पे क्या होगा कि इस पे आरआरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होंगे और ये ओवरऑल जो है इस पे टीआरएनए भी आएगा अपने अमीनो एसिड्स को लेते हुए आते हुए, क्यों? क्योंकि इस पे कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे ना, और टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन होता है। कोडॉन एंटीकोडॉन का जब इंटरेक्शन होता है तो इस हिसाब से जो है टीआरएनए अमीनो एसिड को लाता है। तो एक एक अमीनो एसिड फिर आते हैं और वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड को बनाते हैं और प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है, ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए का। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे जो है आरएनए के टाइप्स होते हैं, लेकिन 5 मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो कौन कौन से हैं और उनके बारे में वो क्या क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर क्या उनके मेजर पॉइंट्स हैं। तो पहला हो गया एमआरएनए। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इनकोड करता है अमीनो एसिड सीक्वेंस को ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये क्या करता है? एमआरएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनकोडिंग ऑफ द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। अब दूसरा हो गया टीआरएनए। टीआरएनए जो है वो कहलाता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है और ये क्या करता है कि ये अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है राइबोसोम्स तक। क्यों? राइबोसोम्स आकर के अटैच होता है इस एमआरएनए से। ठीक है, तो वहां पे टीआरएनए आता है, अमीनो एसिड को कैरी करने का काम यही करता है और फिर कोडॉन एंटीकोडॉन जो है वो इंटरेक्शन होता है और अमीनो एसिड जो है वो फर्दर सिंथेसाइज होता है। तो कैरी करने का काम किस चीज को? अमीनो एसिड को। ये कौन करता है? टीआरएनए करता है। तीसरा हो गया राइबोसोमल आरएनए, जिसे आरआरएनए कहते हैं। मतलब आरआरएनए का फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए है। ये जो है क्या करता है? एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है जिसे क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं। तो ये जो है कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करता है राइबोसोम्स और इनके साथ जो है ये प्रोटीन का सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, चौथा हो गया एसएनआरएनए। एसएनआरएनए क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो है वो कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करता है प्रोटीन के साथ, जो कि हेल्पफुल होती है आरएनए प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, कौन से आरएनए प्रोसेसिंग के लिए? यूकैरियोटिक आरएनए प्रोसेसिंग के लिए, मतलब एक्सॉन स्प्लाइसिंग और इंट्रॉन रिमूवल के लिए। ठीक है, तो अब ये क्या है? आरएनए प्रोसेसिंग क्या है? जब हम लोग यूकैरियोट्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, यूकैरियोट्स के अंदर यूकैरियोटिक जो उसका जीन का जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ रहे थे, तो हम लोग कह रहे थे कि यूकैरियोट्स में क्या होता है कि कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको एक्सॉन कहते हैं और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है उसे इंट्रॉन कहते हैं। तो जब यूकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन होती है तो यूकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन में एक और प्रोसेस जो है वो एडिशनल ऐड होता है और वो होता है आरएनए की प्रोसेसिंग करना। ठीक है, आरएनए की जो प्रोसेसिंग है उसमें होता क्या है कि पहले एमआरएनए नहीं बन जाता है, पहले प्री एमआरएनए बनता है, जो कि क्या होता है? प्रीमेच्योर एमआरएनए। अब इसके बाद इसकी आरएनए प्रोसेसिंग होती है।
जिसमें कैपिंग और टेलिंग का प्रोसेस होता है और उसके बाद जो है mRNA सिंथेसाइज हो पाता है यूकेरियोट्स के अंदर। तो ये जो प्रोसेसिंग है जिसमें यूकेरियोट्स के अंदर आरएनए प्रोसेसिंग का काम होता है, जिसके अंदर एक्सॉन की स्प्लाइसिंग होती है और इंट्रॉन की रिमूवल होती है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, कैपिंग टेलिंग वाली कंसेप्ट। तो ये किसके हेल्प से होती है? तो ये होती है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के हेल्प से। अब चौथा जो पांचवा इंपॉर्टेंट टाइप है वो है एमआईआरएनए या फिर एसआईआरएनए। एमआई मतलब क्या? माइक्रो आरएनए या एसआई भी इसे कहते हैं, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ये जो है शॉर्ट 22 न्यूक्लियोटाइड आरएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो कि बाइंड करते हैं 3 प्राइम ऑफ द यूटीआर टारगेट ऑफ द एमआरएनएस, और ये जो है जीन साइलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यूटीआर क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजंस है जो कि प्रेजेंट होते हैं वो 5 प्राइम और 3 प्राइम रीजन पर। तो जो एसआईआरएनए है वो 3 प्राइम यूटीआर पर जाकर के बाइंड होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जीन साइलेंसिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि ये क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए जो है वो प्रेजेंट होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शनिंग है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये जो है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो इसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको अच्छे से उसे एक्सप्लेन करना होगा। ये नहीं कि थोड़ा सा लिख दे और काम हो गया। अच्छे से जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको अच्छे से डिटेल में उसे एक्सप्लेन करें और साथ में ही उसका डायग्राम जो है वो नीट एंड क्लीन प्रॉपरली ड्रॉ करिएगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? What is the prokaryotic transcription या फिर explain prokaryotic transcription। prokaryotic transcription क्या होता है उसे explain करना है, ठीक है। तो prokaryotic transcription क्या है? prokaryotes के अंदर जो transcription की process है उसे prokaryotic transcription कहते हैं, जिसके अंदर जो DNA है उसका यूज करके, उसके एक स्ट्रैंड का यूज करके आरएनए की सिंथेसिस की जाती है। इसमें जो है आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है जो कि हर तरह के आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए कैपेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। वेदर वो टीआरएनए हो, आरआरएनए हो, एमआरएनए हो, उसके लिए सबके लिए एक ही आरएनए पॉलीमरेज जो है, एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अगर आप प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को समझें तो इसको इकोलाई के रेफरेंस में पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इकोलाई जो है वो प्रोकैरियोट है। तो इकोलाई में क्या होता है कि प्रोमोटर साइट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रमोटर प्रेजेंट होता है जिसके पास दो कंजर्व सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। पहला है -35 और दूसरा जो है वो -10 एलिमेंट, ठीक है। अब -35 और -10 एलिमेंट क्या है? तो अगर आप प्रोकैरियोट के जीन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये हो गया स्टार्ट पॉइंट, ये हो गया प्रमोटर वाला रीजन और ये कोडिंग वाला रीजन और लास्ट में जो है ये टर्मिनेटर, ठीक है। प्रमोटर का रीजन इसलिए बड़ा बना है क्योंकि यहाँ पे समझाना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि प्रमोटर बड़ा होता है ये सारे छोटे होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अपस्ट्रीम कहलाता है, ये डाउनस्ट्रीम कहलाता है। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि दो जगह पे एक होता है -10 और एक होता है -35। यहाँ पे बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्या होते हैं, एक कंजर्व सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं कहते हैं, जो -10 पर प्रेजेंट होता है उसे -10 एलिमेंट कहते हैं और -35 पे जो प्रेजेंट होता है सीक्वेंस उसे -35 एलिमेंट कहते हैं। अब इसे माइनस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ का जो स्टार्ट पॉइंट से जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है उसे माइनस से ही डेजिग्नेट किया जाता है
और स्टार्ट पॉइंट से जो राइट वाला पोर्शन है उसे प्लस से डेजिग्नेट किया जाता है। तो इसको आप कहीं रफ में ड्रॉ कर लीजिए पहले। ठीक है, ये चीज हो गई। तो क्या है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर उनमें क्या होता है कि उनके जो प्रमोटर रीजन्स हैं वहां पे दो कंजर्व सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं और उन्हें क्या क्या कहते हैं, पहले वो कहते हैं -35 फिल्मेंट, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, जो -35 पे प्रेजेंट है वो -35 फिल्मेंट और -10 पे जो प्रेजेंट है वो -10 एलिमेंट। ठीक है, जहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको वही कहेंगे, कुछ और नहीं कह सकते। और ये सीक्वेंसेस जो हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये अपस्ट्रीम पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये सारे जो साइट्स हैं ये अपस्ट्रीम पर प्रेजेंट होते हैं और स्टार्ट पॉइंट से क्या होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बिगिन होती है। आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोकैरियोट में क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो रिकॉग्नाइज करता है और डायरेक्टली बाइंड होता है इन सीक्वेंसेस के साथ, और प्रोकैरियोट्स में एक ही तरह के एक ही टाइप के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। ये चीज अब आपको बता चुके हैं। अब जब बाइंडिंग होती है इस आरएनए पॉलीमरेज की, तब ये क्या करते हैं कि प्रोमोटर सीक्वेंस पे जाते हैं, प्रोमोटर रीजन पे जाते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते वढ़ते मतलब उसको देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि उसका जो प्रोमोटर सीक्वेंस होता है वहां पे जाकर के अटैच हो जाते हैं, वहां पे जाकर बाइंड कर जाते हैं और बाइंड करके सबसे पहले ये जो है ना ये क्लोज कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं। और जब ये क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं तब ये आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम जो है, होलो एंजाइम आकर अटैच होता है ना, कोर तो नहीं अटैच होगा, तब ये आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम जो है वो सेपरेट होता है 10 से 14 बेस पेयर्स फ्रॉम द -11 टू द +3 रीजन तक, और इसी को कहते हैं मेल्टिंग। और अब जो है वो जो कॉम्प्लेक्स क्लोज था वो ओपन होना शुरू करता है और इसी को कहते क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ओपन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उस समय जो क्वेश्चन हम पढ़ा दिए थे उसके बाद जो एक सेक्शन था जिसे हम कहते कि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए है, ताकि जब आगे हम आपको पढ़ाएं और कोई स्टूडेंट जो कि नहीं पढ़ा है उसके लिए कोई बड़ी बात ना रहे, इसलिए हम आपको पढ़ा दिए थे आगे, ताकि आपको जो ये सारी चीजें है ना ये सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, समझ में आ रही है। अब देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि प्रोकैरियोट्स में होता क्या है, दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं -35 और -10, इसमें एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। आरएनए पॉलीमरेज जाएगा इस कंजर्व सीक्वेंस से जाकर के अटैच होगा और वहां पे जा करके ये क्या चीज बनाता है, जा करके ये बनाता है क्लोज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है, ठीक है। और जब ये क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है तब ये आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम जो है वो सेपरेट होता है 10 से 14 बेस पेयर फ्रॉम द रीजन -11 से लेके +3 तक, और इसी को कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, और अब ये जो है ना ओपन कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर देता है। पहले क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, फिर मेल्टिंग के बाद ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया। अब ये जो एंजाइम है ये सिंथेसाइज करेगा शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स को जो कि लेस देन होंगे 10 बेस पेयर। अगर ये जो है फर्दर इलोंगेट नहीं हुआ तो इसी को कहते हैं एबॉर्टिव इनिशिएशन। तो आरएनए पॉलीमर ये जो प्रोकैरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें एक चीज होती है, वो होती है एबॉर्टिव इनिशिएशन। इसमें होता क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है 10 बेस पेयर या उससे कम जो है वो आरएनए को सिंथेसाइज करता है, और इस कंडीशन में होता क्या है कि ये आरएनए जो है फर्दर इलोंगेट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये इनिशिएशन का प्रोसेस यहीं पे रुक जाता है और फर्दर इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन नहीं होती है, और इसी वजह से इसको एबॉर्टिव इनिशिएशन कहते हैं। तो अगर कहीं पे शॉर्ट आंसर में एबॉर्टिव इनिशिएशन पूछा तो आप ऐसे ही लिखिएगा कि इफ द एंजाइम सिंथेसाइजेस, एंजाइम कौन सा, आरएनए पॉलीमरेजेस सिंथेसाइजेस शॉर्ट आरएनए पॉलीमरेजेस व्हिच इज लेस देन द 10 बेस पेयर, it cannot या it does not further elongate which is called as abortive initiation। तो अगर आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है और आरएनए को सिंथेसाइज करने के समय पे अगर ये लेस देन 10 बेस पेयर आरएनए पॉलीमरेज को
आरएनए को सिंथेसाइज किया है, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज जब सिंथेसिस करा रहा है आरएनए की, अगर ये आरएनए की सिंथेसिस लेस देन 10 बेस पेयर किया है तो इसी को कहते हैं एबॉर्टिव इनिशिएशन। और इसकी वजह से होता क्या है कि इनिशिएशन यहीं पे रुक जाता है और फर्दर इलॉन्गेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। मान लीजिए ये चीज हो गया। और अगर आरएनए पॉलीमरेज जो है इस एबॉर्टिव इनिशिएशन को स्किप कर दे, ठीक है, और तब क्या होता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज इस एबॉर्टिव इनिशिएशन को स्किप कर देता है और सिंथेसाइज करता है आरएनए को जो कि 10 बेस पेयर से लंबे होते हैं, तब क्या होता है कि तब फॉर्मेशन होता है टर्सरी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। जैसे आप नोट कर लीजिए। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े कि किस तरह से पहले क्लोज कॉम्प्लेक्स, फिर ओपन कॉम्प्लेक्स और फिर टर्सरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था। ये सारी की सारी चीजें किसमें हो रही हैं? ये सारी की सारी जो है इनिशिएशन के अंदर हो रही हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि पहले तो आप प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है तो ट्रांसक्रिप्शन की डिफिनीशन दे दीजिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या, ठीक है। उसके बाद आप ये बता दीजिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन के पास 3 प्रोसेसेस होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलॉन्गेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन। और उसके बाद जो है आप ये लिख दीजिएगा कि इनिशिएशन के अंदर ये सारी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक। तो थोड़ी मेहनत आप भी करिए और इसको इस तरह से नोट करिएगा अपने नोट्स में। अब दूसरा जो प्रोसेस होगा, दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा इलॉन्गेशन। अच्छा ठीक है, आरएनए जो है वो सिंथेसिस हो रहा है, उसका सिंथेसिस जो है इनिशिएट हो गया है। तो अब क्या होगा, इलॉन्गेशन की प्रोसेस होगी। इलॉन्गेशन में होगा क्या कि जब आरएनए 10 बेस पेयर से लंबा बन चुका होता है तब जो ये सिग्मा फैक्टर है ये जो है इजेक्ट होता है और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो मूव करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, जिसमें ये कंटिन्यूअसली मूव करते हुए आरएनए की सिंथेसिस कराता है। अब ये जो सिंथेसाइज आरएनए है वो क्या करता है, एग्जिट कर जाता है, वहां से चला जाता है आरएनए एग्जिट चैनल के थ्रू। अब जब ये फॉर्मेशन हो जाता है टर्सरी कॉम्प्लेक्स का और आरएनए जो है फर्दर इलॉन्गेट हो जाता है, तो ये जो इलॉन्गेशन की प्रोसेस जब होती रहती है तब ये इलॉन्गेशन कैसे होता है, बाय द एडिशन ऑफ टीएनटीपीएस, ठीक है, इनके हेल्प से इलॉन्गेशन होती है। और ये जो सिंथेसाइज्ड होते हैं आरएनए, ये जो है प्रूफ रीड किए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग द्वारा। और ये जो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी है ये होती है। और जो पायरोफॉस्फोरिलेटिक एडिटिंग होता है वो अनदर प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म है जो कि इसके अंदर होती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है टर्मिनेशन का, ठीक है। तो टर्मिनेशन अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर आप पढ़ें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर टर्मिनेशन 2 तरीके से होता है। पहला होता है रो डिपेंडेंट और दूसरा होता है रो इंडिपेंडेंट। तो रो डिपेंडेंट में होता क्या है कि रो फैक्टर होता है जिसके थ्रू ये जो टर्मिनेशन है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का वो होता है, ठीक है। और रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, रो फैक्टर नहीं आता है, वो खुद ही लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और टर्मिनेशन जो है वो होता है। तो अगर टर्मिनेशन के बारे में बात की जाए तो टर्मिनेशन जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर 2 तरीकों से होता है। पहला जो है वो है रो इंडिपेंडेंट और दूसरा जो है वो है रो डिपेंडेंट। तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है कि इस मैकेनिज्म में जो टर्मिनेशन है वो टर्मिनेशन सीक्वेंसेस द्वारा होता है जो कि डीएनए पे प्रेजेंट है। ये टर्मिनेटर सीक्वेंस क्या करते हैं कि एक इन्वर्ट
रिपीट फॉर्म करते हैं, जिनकी वजह से जो कंप्लीमेंट्री पेयरिंग है वो ट्रांसक्रिप्ट जो ये जो टर्मिनेटिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं कि इनवर्ट रिपीट कॉज करते हैं इसके अंदर कंप्लीमेंट्री पेयरिंग एज द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, और इसके वजह से एक हेयरपिन जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब ये जो इनवर्ट रिपीट है वो लार्ज नंबर ऑफ टी और यूज द्वारा अपीयर होता है, और ये जो लोड है हेयर पिन स्ट्रक्चर का ये जो है टॉलरेट नहीं किया जाता है एयू बेस पेयर्स द्वारा। इस वजह से जो आरएनए है वो आरएनए और डीएनए के हेटेरोडुप्लेक्स से अलग हो जाता है, और इस मैकेनिज्म के वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है टर्मिनेट है वो रो प्रोटीन के द्वारा नहीं हो रहा है और उसके बिना ही हो जा रहा है। रो प्रोटीन क्या करता है कि बाइंड करता है सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द आरएनए आफ्टर द टर्मिनेशन, और इन बैक्टीरिया में क्या होता है कि टर्मिनेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है साइमल्टेनियसली होती है। इस वजह से जो रो प्रोटीन होती है वो एमआरएनए से बाइंड होती है आफ्टर द ट्रांसलेशन, जिसका मतलब ये है कि आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कम्प्लीटली जो ट्रांसलेशन है वो कम्प्लीटेड है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अभी भी ऑन है। ठीक है, अब रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन क्या है? तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो टर्मिनेशन है वो किया जाता है रो प्रोटीन द्वारा। रो प्रोटीन एक सिंगल स्ट्रैंड एटीपेज प्रोटीन होता है। रो प्रोटीन बाइंड करता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के साथ, और यहाँ पे टर्मिनेशन के बाद बाइंड हो रहा है, और ये टर्मिनेशन और ट्रांसलेशन जो है इसके साथ जो है ये देखिए आप यहाँ से अगर आप देखें यहाँ से रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन के जो पॉइंट्स है यहाँ से स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, और उसके अंदर ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए। यही पॉइंट जो है फिर नेक्स्ट स्लाइड में भी रिपीटेड हो गए हैं, तो इसे अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है क्या? एक ऐसा टर्मिनेशन जिसमें रो जो प्रोटीन है उसकी वजह से, रो प्रोटीन या रो फैक्टर भी कहते हैं, इसकी वजह से टर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो हो रही है। अब ये है क्या? इस मैकेनिज्म में होता क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो टर्मिनेट किया जाता है रो प्रोटीन द्वारा, और रो प्रोटीन को इस तरह से डेजिग्नेट किया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है। रो प्रोटीन एक सिंगल स्ट्रैंड एटीपेज प्रोटीन है। रो प्रोटीन बाइंड करता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के साथ, ठीक है, और इसके बाद टर्मिनेशन होती है। बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो एक साथ ही होती है। इस वजह से जो रो प्रोटीन है वो बाइंड करती है एमआरएनए के बाद जब ट्रांसलेशन हो जाता है। मतलब इस समय पे ट्रांसलेशन जो है वो तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन अभी भी ऑन है। क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली चल रहा है। इस वजह से इसको आप नोट कर लीजिए। अब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो उनके क्या क्या फंक्शंस हैं उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर उसके ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात हो रही है तो आरएनए पॉलीमरेज को पढ़ना, उसके फीचर्स को जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन कराने में। और एक और बात, ये जो तीनों प्रोसेसेस हो गए हैं इनके जो डायग्राम है ये अपने नोट्स में आप ऐड कर लीजिएगा कि इनिशिएशन में क्या हुआ, इलोंगेशन में क्या हुआ, और टर्मिनेशन रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कैसे होता है और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कैसे होता है। ये डायग्राम आपके बुक्स में पड़े होंगे, वहां से आप देख करके बना सकते हैं, या फिर बुक्स अगर
नहीं आप बना पा रहे हैं तो सर्च करके आप ये तीनों डायग्राम बना लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर्च करके, ठीक है। कुछ मेहनत आप लोग भी करिए, क्योंकि पढ़ाई जो है ऐसी चीज है कि अगर आपको बना बनाया हर चीज मिल जाएगा तो फिर आपको मेहनत ही क्या करनी होगी। थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा सर्च करिए। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ाई में, ठीक है। तो खुद से जब आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं ना कि अगर आप थोड़ा सा पढ़े ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट अगर रह गए हैं या फिर कुछ पॉइंट है जो कि टीचर आपको कह रहा है कि नहीं ये चीज आपको करनी है, तो उसको आप करिए। उससे होगा क्या कि आप जो है अपने नोट्स को अच्छे से बनाएंगे, आप अपनी जो नॉलेज है उसको और ज्यादा अच्छे से इनहैंस करेंगे। क्या फर्क होता है कि टॉपर जो है उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं और जो मीडिएटर बच्चा है उसके जो है वो थोड़े कम मार्क्स आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कम समय में भी पढ़ते हैं लेकिन सॉलिड पढ़ते हैं। तो पता है क्या, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप टॉपर बनिए या मीडियम बच्चे जो हैं वो गलत हैं या जो बैक बेंचर्स हैं वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये है कि जब पढ़ना है तो सही से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से अपना पढ़ लेते हैं, ठीक है। भले आप 5 घंटा मत पढ़िए, आप 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन जब पढ़िए तब एकदम अच्छे से प्रॉपर पढ़िए। तब उस समय पे आप मोबाइल से दूर रहिए, ठीक है। और अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है पढ़ाई के लिए। तो उस समय आप जैसे कि अगर आप नोट्स अगर आप अपना प्रिपेयर करके रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स उठा के आराम से पढ़िए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते हैं तो आप स्क्रीनशॉट जो है पहले से ही अपना सारा कलेक्ट करके रखे रहिए कि अच्छा ठीक है ये समय है मेरे पढ़ने का, तो उससे 10-15 मिनट पहले हम अपना जो भी कंटेंट है वो सारा अच्छे से एक जगह इकट्ठा कर लिए। मान लीजिए जैसे ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे फॉर एग्जांपल अभी डायग्राम की बात हम किए, तो डायग्राम आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपनी कलेक्ट करके रख लिए हैं और जब पढ़ने बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। अगर पढ़ाई में कोई डाउट है तो इससे रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ चीज अगर क्लैरिफाई नहीं हो पा रही है तो उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, तो क्या चीज हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ, आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शन। आरएनए पॉलीमरेज के क्या फंक्शंस होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज की अगर बात की जाए तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका वाइड रेंज फंक्शन होता है। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है, जिसमें ये फंक्शनल एंड फैसिलिटेट्स द एक्सपोर्ट ऑफ द न्यूक्लियस टुवर्ड द अल्टीमेट साइट ऑफ द एक्शन। ये जो बीटा और बीटा डैश सब यूनिट्स होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के, वो कैटालाइटिक सेंटर्स होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के, जो कि हेल्प करते हैं अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। जो सिग्मा फैक्टर होता है वो हेल्प करता है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टार्ट सिग्नल on the DNA polymer molecule and direct the RNA polymerase for selecting the initiation site, ठीक है। फिर से आप नोट करिए। तो अभी जैसे हम लोग आरएनए पॉलीमरेज को पढ़े थे ना, तो उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि उसके अल्फा यूनिट है, बीटा यूनिट है, बीटा डैश यूनिट है, ओमेगा है, सिग्मा है। इसमें से सिग्मा का तो हम लोग पढ़े थे कि सिग्मा जो है वो रिकॉग्निशन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, प्रमोटर साइट के लिए। बाकी इन सब का क्या काम है, तो अगर आप बीटा या बीटा डैश सब यूनिट के देखें आरएनए पॉलीमरेज को, तो ये हेल्पफुल होता है फॉर द कैटालाइटिक सेंटर के लिए। क्यों, क्योंकि ये कैटालाइटिक सेंटर होता है आरएनए पॉलीमरेज का, और इसी वजह से ये जो है किस चीज में हेल्पफुल होता है, ये डीएनए को अनबाइंड करने में हेल्पफुल होता है। और ये जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि अगर डीएनए अनबाइंड नहीं हुआ तो क्या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो पाएगी। डीएनए जब खुलेगा ही नहीं तो क्या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो पाएगा, वो जो इलोंगेशन की प्रोसेस है वो हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो इस वजह से ये जो है इसके फैक्टर्स के, इसके सब यूनिट की क्या फंक्शन है ये यहाँ पे मेंशन है। अब जो सिग्मा फैक्टर है वो इस चीज में हेल्पफुल होता है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके स्टार्ट सिग्नल्स को जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स पर प्रेजेंट होते हैं, और ये आरएनए पॉलीमरेज को इस चीज में हेल्पफुल होते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सेलेक्ट कर सके इनिशिएशन साइट्स को जो कि प्रोमोटर पर प्रेजेंट है, और ये चीज हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए।
प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो है ये जो अगर आप पॉइंट देखें तो ये अभी आपको यहाँ पे नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की अगर आप बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है वो एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, एक सिंगल टाइप वो ही प्रेजेंट होता है और एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही इन्वॉल्व होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ द आरएनए इन ई कोलाई एंड अदर प्रोकैरियोट्स। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो है लार्जेस्ट एंजाइम होता है जिसका अगर आप प्रोकैरियोट्स में देखें तो ये लार्जेस्ट एंजाइम है जिसका अगर आप वेट देखें तो 4,90,000 मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका होता है। और ये जो है आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स का ये मिलकर के 6 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है जिसमें एक सिग्मा फैक्टर जो है जब डिसोसिएट हो जाता है इसके कॉम्प्लेक्स से तो जो है हाँ, जब ये अगर आप देखें आरएनए पॉलीमरेज को तो इसके जो है अगर आप एक्टिवेटेड स्टेज में देखें तो ये 6 सब यूनिट का बना हुआ होता है और इसमें आकर के अटैच कौन होता है, सिग्मा फैक्टर। जब इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है तब ये इनिशिएशन के बाद जो सिग्मा फैक्टर है वो उससे डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सेम आरएनए पॉलीमरेज को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं किस चीज के लिए, फॉर द कोडिंग ऑफ एज वेल एज नॉन कोडिंग आरएनए, ठीक है। तो ये जो है ये एक ही आरएनए पॉलीमरेज को यूज करते हैं किस चीज के लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए। तो ये क्या चीज था, ये पॉइंट थे आरएनए पॉलीमरेज के। तो जब आप ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आप इसके जो ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन किन प्रोसेसेस में क्या क्या इनके स्टेप्स हैं वो आप लिख सकते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। और उसके बाद आप इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व हो रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका लॉन्ग आंसर जो है थोड़ा लंबा हो जाए और जो है और अच्छे से डिटेल इंफॉर्मेशन हो जाए। और उसके बाद अगर आपका ऐसा है कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि बाकी क्वेश्चन से हम इतना ज्यादा समय देते हैं तो ये सब चीज अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज में, अगर आरएनए पॉलीमरेज के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप नहीं लिख पा रहे इसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज एकदम मस्ट है वो ये है कि ट्रांसक्रिप्शन का जो है तीनों प्रोसेसेस अच्छे से एक्सप्लेन करना है और विथ डायग्राम। और यहाँ पे एक चीज और कि आरएनए पॉलीमरेज के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें ये पॉइंट आप ऐड नहीं करिएगा, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। चलिए सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो यूकैरियोटिक जीन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये चीज हो गया। चलिए अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक जीन का वो क्या है। तो यूकैरियोटिक जीन के अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यूकैरियोट का जो जीन होता है वो उसके अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। कोडिंग मतलब एक्सॉन और नॉन कोडिंग मतलब इंट्रॉन। इसमें क्या होता है कि जो ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ये अल्टरनेट वे में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए पूछ रहा है क्या कि स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक जीन क्या होता है। तो सबसे पहले जो यूकैरियोटिक जीन में अगर आप देखें इसके स्ट्रक्चर को तो ये देखिए, ये हो गया मान लीजिए यूकैरियोटिक जीन, ठीक है, ये हो गया इसका स्टार्ट पॉइंट, ये हो गया इसका स्टार्ट पॉइंट, इसका अपस्ट्रीम वाला रीजन और ये इसका डाउनस्ट्रीम वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है प्रोमोटर्स प्रेजेंट होंगे, अपस्ट्रीम पे और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होते हैं जैसे एक्टिवेटर्स के लिए बाइंडिंग साइट होता है, ये सारी चीजें
और ये स्टार्ट पॉइंट हो गया जो कि +1 से यहाँ से डिजिनेट होगा, ये माइनस से रिप्रेजेंटेड होगा, ये प्लस से रिप्रेजेंटेड होगा। यहाँ पे क्या होगा कि एक्सॉन फिर इंट्रॉन, ठीक है, एक्सॉन फिर इंट्रॉन, इस तरह से अल्टरनेट वे में एक्सॉन फिर इंट्रॉन, एक्सॉन फिर इंट्रॉन, ठीक है, इस तरह से अल्टरनेट वे में ये प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे जो है ये टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट होगा। तो इसको अभी आप इतना बनाइए। यहाँ पे भी डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो है एक्सॉन के पास इसके जस्ट यहाँ पे टर्मिनेशन से थोड़ा सा पहले पॉली ए टेल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसके डायग्राम को देखें तो जो है ये वाला जो डायग्राम है यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर, ये आप वहां पे पहले ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद जो है इसके हर पॉइंट्स को हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जिसके अंदर देखिए क्या क्या लिखा है कि ये डीएनए हो गया, इसका जो है ये यूकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर है, एक इसका सेगमेंट एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, 5 प्राइम पे डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट्स, यहाँ पे इनहैंसर या साइलेंसर दोनों की बाइंडिंग साइट होगी जो आकर के यहाँ पे अटैच हो, और फिर यहाँ पे प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट, यहाँ पे टाटा बॉक्स, ये फिर क्या हो गया इसका जो स्टार्ट पॉइंट शुरू हो गया है। अब जो है ये ओपन रीडिंग फ्रेम स्टार्ट हो गया है जहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन अल्टरनेट वे में रहेंगे, और एक्सॉन जो है उसके थोड़ा सा पहले पॉली ए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ये टर्मिनेटर रीजन है, टर्मिनेटर रीजन के बाद डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट्स, साइलेंसर इनहैंसर दोनों, और ये जो है 3 प्राइम एंड। तो ये आप पहले जो है ड्रॉ कर लीजिए। ये वाला जो पोर्शन है ना इसको अपस्ट्रीम रेगुलेटरी सीक्वेंस कहते हैं और इसको डाउनस्ट्रीम रेगुलेटरी सीक्वेंस। पहले आप इसका ड्रॉ कर लीजिए। हो गया ड्रॉ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते हैं आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए अब समझते हैं कि जो यूकैरियोटिक जीन होता है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो पहले हम लोग समझते हैं प्रमोटर एलिमेंट को। प्रमोटर एलिमेंट अपस्ट्रीम पर प्रेजेंट होता है। अपस्ट्रीम एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्टार्ट कोडिंग रीजन से पहले इधर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है 50 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? स्टार्ट कोडॉन से पहले, स्टार्ट कोडॉन से 50 से लेके 100 अपस्ट्रीम वाले रीजन पे ये प्रेजेंट होते हैं। क्या चीज? प्रमोटर एलिमेंट्स। और ये जो है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो इनिशिएशन साइट होती है या फिर जो स्टार्ट साइट होती है उसके अपस्ट्रीम पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब कोई भी ऐसा न्यूक्लियोटाइड जो कि लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होगा तो उसको डिनोट किस तरह से किया जाता है? वो माइनस से जो है उसे डिनोट किया जाता है, और इस वजह से इस रीजन को जो है अपस्ट्रीम कहा जाता है। और ये जो है प्रमोटर एलिमेंट ये भी लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है स्टार्ट साइड से, इस वजह से इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसे माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये सिंबलाइज किया जाता है माइनस से, और स्टार्ट साइड जो है उसे +1 से डिनोट किया जाता है। अब कोई भी सीक्वेंस है जो कि राइट साइड पे प्रेजेंट है स्टार्ट पॉइंट के, वो डाउनस्ट्रीम कहलाता है, और इसी वजह से उसको डाउनस्ट्रीम एलिमेंट कहते हैं। और ये जो है प्लस से डिनोट किया जाता है, जैसे +10 +35 एक्सेट्रा। तो जो -10 वाला रीजन है, ठीक है ना, जो -10 वाला जो रीजन है वो जो है -10 वाला जो रीजन है उस पे जो है ये TA सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। -35 पे जो है और भी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, और ये जो दोनों के दोनों सीक्वेंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब
यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहला हो गया एक्सॉन, दूसरा हो गया इंट्रॉन, तीसरा हो गया प्रमोटर सीक्वेंस, चौथा हो गया टर्मिनेटर सीक्वेंस, पांचवा हो गया अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस, छठा हो गया डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस, सातवां हो गया एनहांसर एंड साइलेंसर जो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों पर प्रेजेंट है। उसके बाद सिग्नल्स भी हैं जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं। और अपस्ट्रीम सीक्वेंस जो है सिग्नल होता है एडिशन ऑफ द कैप के लिए, और डाउनस्ट्रीम जो सीक्वेंस होता है वो सिग्नल होता है पॉली ए टेल के लिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे ना कि यूकैरियोट्स में आरएनए प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, कैपिंग और टेलिंग का प्रोसेस होता है। तो कैपिंग और टेलिंग का प्रोसेस इसलिए हो पाता है क्योंकि उसका जो जीन स्ट्रक्चर है उसमें ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अपस्ट्रीम सीक्वेंस पे ऐसे सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फेवर करते हैं कैप के एडिशन के लिए, जिसे कहते हैं कैपिंग का प्रोसेस। और डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस पर ऐसे सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉली ए टेल को ऐड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इस वजह से उसको कहते हैं टेलिंग का प्रोसेस। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो पहला जो पार्ट है किसका, यूकैरियोटिक जीन का, वो हम लोग पढ़ रहे थे कि एक्सॉन होता है। एक्सॉन क्या है, एक्सॉन जो है वो कोडिंग सीक्वेंस होता है और ये ट्रांसक्राइब किया जा सकता है और इसका ट्रांसलेशन भी होता है। ये कोडिंग जो सीक्वेंसेस होते हैं ये अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये जो एक्सॉन का नंबर है ये वैरी करता है, इसके सीक्वेंस भी वैरी करते हैं, लेंथ भी वैरी करता है, और जो जीन स्टार्ट होता है और एंड होता है वो हमेशा एक्सॉन से ही होता है। ठीक है, तो अगर आप इसका जीन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखे हो, स्टार्ट पॉइंट के बाद जब ये स्टार्ट होता है तो हमेशा एक्सॉन ही रहता है पहले, फिर इंट्रॉन रहता है, फिर एक्सॉन रहता है, फिर इंट्रॉन रहता है, और जो इसकी जो एंडिंग होती है ना वहां पे भी एक्सॉन ही रहता है। तो एक्सॉन है क्या, एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों हो सकता है। और जब अगर आप देखें तो इसका जो यूकैरियोट जीन के स्ट्रक्चर को देखें तो स्टार्ट पॉइंट की शुरुआत में भी और ये एंड में भी यहाँ पे एक्सॉन ही रहता है, और उसके बाद भले टर्मिनेटर प्रेजेंट है तो और जो अदर रीजंस हैं वो प्रेजेंट हो। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए सम जो एक्सॉन्स होते हैं उनके पास अनट्रांसलेटेड रीजंस भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब यूटीआर रीजंस जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, इसे आप लिख लीजिए। उसके बाद जो सेकंड है वो है इंट्रॉन। इंट्रॉन क्या होते हैं, इंट्रॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो कि सेपरेटेड होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस से, और ये जो इंट्रॉन्स क्या होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। और ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस ही इंट्रॉन्स कहलाते हैं। तो जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस को क्या कहते हैं, कोडिंग सीक्वेंस को एक्सॉन कहते हैं। तो जो कोडिंग सीक्वेंस है जिसे एक्सॉन कहते हैं वो क्या होता है, वो सेपरेटेड होता है बाय अ नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिसे इंट्रॉन कहा जाता है। कोई भी ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि रिमूव हो रहा है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट द्वारा, ये प्रोसेस होता है ताकि वो मैच्योर आरएनए को फॉर्म कर सके, और इन्हें ही क्या करते हैं कि इंट्रॉन कहते हैं। मतलब कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है कि रिमूव किया जा रहा है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट द्वारा, तो यही जो रिमूव्ड किया हुआ पोर्शन है यही तो इंट्रॉन है ना, क्यों, क्योंकि ये नॉन कोडिंग है, इसका कोई यूज तो है नहीं। अब जितने भी इंट्रॉन्स हैं उनके पास बेस पेयर जीटी जो है वो एंड 5 प्राइम एंड पर प्रेजेंट होता है, और एजी जो है वो 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट होता है। इंट्रॉन्स जो है पहली बार डिस्कवर किए गए थे 1977 में इंडिपेंडेंटली बाय फिलिप शार्प एंड रिचर्ड रॉबर्ट्स द्वारा। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे जो कि दोनों के दोनों ही इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे के साथ नहीं, अकेले 1977 में रिचर्ड और फिलिप
दोनों ही इंट्रॉन्स को डिस्कवर किए थे इंडिपेंडेंटली, और ये चीज बताए थे कि इंट्रॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो कि नॉन कोडिंग है, ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो इंट्रॉन्स के अंदर हमें ये चीज याद रखना है कि इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। ये जो है जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड रिमूव होता है वही ये है, 1977 में डिस्कवर किया गया है। और अगर इसके जितने भी इंट्रॉन्स होते हैं उनमें ये चीज होती है कि उनकी जो बेस सीक्वेंस होती है वो GD 5 प्राइम पे होता है और AG जो है वो 3 प्राइम एंड पर होता है। अब इसके बाद प्रोमोटर्स को पढ़ते हैं। प्रोमोटर्स क्या है? प्रोमोटर एक ऐसे रेगुलेटरी रीजन होता है, डीएनए पे लोकेटेड होता है, यूकैरियोटिक डीएनए पर लोकेटेड होता है। तो प्रोमोटर क्या है? प्रोमोटर एक ऐसा रेगुलेटरी रीजन है जो कि यूकैरियोटिक डीएनए पे प्रेजेंट है और ये हमेशा अपस्ट्रीम पर जो है वो लोकेटेड रहता है। ये करता क्या है? तो ये कंट्रोल करता है जीन के एक्सप्रेशन को। अब इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स हैं? तो पहला होता है कोर प्रोमोटर और दूसरा होता है प्रॉक्सिमल प्रोमोटर। पहला जो है कोर प्रोमोटर वो क्या है? कोर प्रोमोटर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जो है -35 यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट होता है और ये बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए। जनरल जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ना वो यहीं पे आकर के इनकी बाइंडिंग साइट होती है। दूसरा होता है प्रॉक्सिमल प्रोमोटर। प्रॉक्सिमल प्रोमोटर जो है वो प्राइमरी रेगुलेटरी एलिमेंट्स अप्रोक्सीमेटली -250 पर प्रेजेंट होता है। ये स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है उनके लिए बाइंडिंग साइट होता है। टाटा बॉक्स जो है जिसे हॉग्नेसबर्ग भी कहते हैं, ठीक है, हॉग्नेसबर्ग। तो जो टाटा बॉक्स है वो -30 से -80 पर प्रेजेंट होता है और कैट बॉक्स जो है वो अपस्ट्रीम टाटा बॉक्स के पास में ही थोड़े से डिस्टेंस पर ये जो सीक्वेंस है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये दोनों के दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के लिए जो कि यहाँ पे आके बाइंड हो और ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आप यूकैरियोट्स के बाइंडिंग साइट को देखें या फिर यूकैरियोट्स के अंदर जो उसका प्रमोटर रीजन है उसको अगर आप देखें तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि टाटा बॉक्स जो है वो प्रेजेंट होता है जिसे हॉग्नेस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो टाटा बॉक्स है ये क्या करता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग के लिए। और वहीं अगर आप प्रोकैरियोट्स में देखें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर टाटा बॉक्स नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज ये कि जो प्रमोटर भी होता है वो दो इसके पोर्शंस होते हैं, एक कोर प्रमोटर दूसरा प्रॉक्सिमल प्रमोटर। कोर प्रमोटर ऐसे बाइंडिंग साइट होती हैं जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है और जो ट्रांसक्रिप्शन ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए बाइंडिंग साइट होता है। दूसरा होता है प्रॉक्सिमल प्रमोटर। प्रॉक्सिमल प्रमोटर जो है ऐसा प्रमोटर होता है जिसपे स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो आकर के अटैच होते हैं और ये प्रमोटर वही रीजन है जहां पे टाटा बॉक्स हॉग्नेस बॉक्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब अपस्ट्रीम वाली रीजन को समझते हैं। तो 5 प्राइम एंड जहां पे 5 प्राइम यूटीआर प्रेजेंट होता है ये बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जैसे कि एमआरएन ट्रांसपोर्ट, इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन वगैरह। अब यहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट होते हैं फॉर द एडिशन ऑफ द कैप दैट इज 7 मिथाइल ग्वानोसिन टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए। तो ये जो कैप है ये फैसिलिटेट करता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन और स्टेबलाइजेशन ऑफ द एमआरएनए। और ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद डाउनस्ट्रीम में अगर आप देखें तो जो कि 3 प्राइम पे होता है
तो 3 प्राइम यूटीआर जो कि किस चीज में हेल्पफुल होता है, ये जो है एमआरएनए की स्टेबिलिटी में हेल्पफुल होता है। ये इसलिए हेल्पफुल होता है कि जो पॉली ए टेल है, इसका जो अटैचमेंट साइट है ये उसकी तरह सर्व किया जाता है और इस चीज के लिए हेल्पफुल होता है। इस वजह से ये जो है टेलिंग के लिए हेल्पफुल होता है। और जो ट्रांसलेशन का जो टर्मिनेशन कोडॉन है दैट इज द TAAA सीक्वेंसेस, ये जो सीक्वेंस सिग्नल जो है जिससे क्या होता है कि एडिशन होता है पॉली ए टेल के लिए, इस चीज के लिए भी ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब उसके बाद टर्मिनेटर क्या है, टर्मिनेटर जो है एक ऐसा पोर्शन है जो कि जीन का, यूकैरियोटिक जीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये इस चीज के लिए हेल्पफुल होता है कि ये टर्मिनेशन कराता है, मतलब ये रिकॉग्नाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज को और सिग्नल देता है कि अब बस हो गया, बहुत हो गया ट्रांसक्रिप्शन, अब जो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो टर्मिनेटर का मतलब क्या है कि कोई प्रोसेस जो है वो खत्म होने वाली हो। तो टर्मिनेटर का काम यही होता है कि ये आरएनए पॉलीमरेज को ये सिग्नल देता है कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। अब उसके बाद इनहैंसर। इनहैंसर क्या है, देखिए इनहैंसर जो है वो क्या करता है कि ऐसे रीजंस होते हैं जो कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसको इनहैंस करने में हेल्पफुल होते हैं, उसकी जो रेट है उसको इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं। ये क्या करते हैं, इनहैंस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन के लिए। ये जो है फ्यू थाउजेंड बेस पेयर्स अपस्ट्रीम पर प्रेजेंट होते हैं। टर्मिनेटर क्या होता है, ये क्या करता है कि टर्मिनेटर्स जो हैं रिड्यूस करने का काम करते हैं या फिर स्टॉप करने का काम करते हैं और ये क्या कर रहे हैं, रिड्यूस या फिर शट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। तो सबसे पहले इसका जो टेबल है ये आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यूकैरियोट में अगर आप देखें तो यूकैरियोट में हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है और वो 3 तरह का होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आरएनए के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो ये पूछ रहा है कि जो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है उसे एक्सप्लेन करना है। तो अगर यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की बात की जाए तो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 तरह के होते हैं और ये डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप इस टेबल से पढ़ें तो आपको हर चीज जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले में दिया है आरएनए पॉलीमरेज मतलब इसके टाइप, दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। दूसरी चीज ये लिखी है कि किस सेलुलर कंपार्टमेंट में जो है ये वर्क करता है, कहाँ पे ये प्रेजेंट है। तीसरी चीज ये कि इसका जो ट्रांसक्रिप्शन ये करा रहा है, ठीक है, तो ये किस चीज को ट्रांसक्राइब करा रहा है, ठीक है, इसका मतलब एंड प्रोडक्ट क्या है। और चौथी चीज ये कि किस तरह से इसको जो है अलग किया जाए, किस तरह से पहचाना जाए कि ये कौन सा आरएनए है। ये तो समझ में आ जाएगा कि कौन से आरएनए को ये सिंथेसाइज कर रहा है, तो उससे भी समझ में आएगा। लेकिन अगर आप इसको कहें कि इसमें और क्या डिफरेंसेस हैं या ऐसा कौन सा मेथड है जिससे इन तीनों को डिफरेंशिएट कर पाया जाए, पहचान पाया जाए कि कौन सा ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है या आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है या आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, तो उसके लिए एक जो टेक्निक या स्टेप या मेथड होता है वो होता है अल्फा एमिनिटीन सेंसिटिविटी, जिससे पता चलता है कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि तीनों के तीनों अलग तरीके से रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। ये जो है ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरआरएनए को सिंथेसाइज करता है। ये आरआरएनए के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन एक्सेप्ट
one type of the rRNA, that is ssRRNA. ठीक है, अब all rRNA except ssRRNA. ठीक है, ये चीज याद रखनी है. अब अगर अल्फा एमिनिटीन के सेंसिटिविटी के बारे में बात की जाए तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो इनसेंसिटिव होता है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है अल्फा एमिनिटीन के जब इसके ऊपर डाला जाए या उससे इसके जो है कांटेक्ट में लाया जाए तब, तो ये जो है कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता है और ये इनसेंसिटिव होता है. अब दूसरा जो है वो है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है. और ये अगर जो प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रीमेच्योर एमआरएनए होता है. ठीक है, तो हम लोग कहीं कहीं पे पढ़ते हैं कि ये एमआरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अगर इसके एग्जैक्ट आंसर की बात की जाए तो ये प्री एमआरएनए को जो है सिंथेसाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है. क्यों? क्योंकि ये जो एमआरएनए सिंथेसाइज हुआ है ये प्रीमेच्योर है, क्योंकि इसमें अभी कैपिंग टेलिंग की प्रोसेस नहीं हुई है. कैपिंग टेलिंग हो जाएगी तब भी आरएनए प्रोसेसिंग हो जाएगा, तब जो है ये मैच्योर आरएनए बन जाएगा. इस वजह से कहीं कहीं पे एमआरएनए लिखा रहता है, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट जो आंसर होता है इसका वो होता है प्री एमआरएनए. ठीक है, अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है ये अल्फा एमिनिटीन से एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है. ठीक है, और तीसरा जो है वो है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड. आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है. ये अगर आप इसके प्रोडक्ट के बारे में देखें तो ये जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरआरएनए के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. यहाँ पे टीआरएनए लिखना होगा. ठीक है, तो ये टाइपिंग एरर है, इसमें टीआरएनए ऐड कर लीजिएगा. ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किस तरह के आरएनए को सिंथेसाइज करता है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरआरएनए, टीआरएनए और साथ ही साथ में स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को सिंथेसाइज कराने के लिए हेल्पफुल होता है. और उसके बाद अगर आप इसके सेंसिटिविटी को देखें कि अल्फा एमिनिटीन से जब आप इसको जो है इंट्रोड्यूस कराएं तो ये जो है मॉडरेटली सेंसिटिव होता है. तो इसे आप नोट कर लीजिए. तो अगर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में बात की जाए तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो न्यूक्लियोलस में पाया जाता है. ये जो है स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर सबस्ट्रक्चर होता है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होता है और यहाँ पे असेंबली होती है राइबोसोमल आरएनए की. और ये जो है राइबोसोम्स के अंदर जो है वो होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आरआरएनए बन रहा है और आरआरएनए क्या होता है कि आरआरएनए जो है वो राइबोसोम में जाकर असेंबल होता है. ठीक है, ये जो राइबोसोमल आरएनए जो कि इसके द्वारा सिंथेसाइज हो रहा है इसके पास एक सेलुलर रोल होता है, बट ये जो है फर्दर ट्रांसलेट नहीं किया जाता है प्रोटीन में. इसके पास जो है ये और इस वजह से जो ये राइबोसोमल आरएनए जो कि मॉलिक्यूल्स को ये सिंथेसाइज कर रहा है इसका एक सेलुलर रोल होता है, लेकिन ये ट्रांसलेट जो है वो प्रोटीन में नहीं किया जा सकता है. इसी वजह से इसको स्ट्रक्चरल आरएनए कहा जाता है. अब ये जो आरआरएनए है ये कंपोज किया जाता है, ये किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है, राइबोसोम्स के लिए हेल्पफुल होता है और ये इसेंशियल होता है फॉर द प्रोसेस फॉर ट्रांसलेशन. क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन में राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये जो राइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर जो आरआरएनए पाया जाता है वो यहीं से आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा जो है सिंथेसाइज कराया जाता है. आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो सिंथेसाइज करता है हर तरह के आरआरएनए को एक्सेप्ट द 5s आरआरएनए. ठीक है, तो यहाँ पे 5s होगा. ठीक है, ये चीज हो गई.
कि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो हर तरह के आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है एक्सेप्ट द 5s आरएनए, और ये 5s आरएनए जो है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा सिंथेसाइज हो रहा है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो न्यूक्लियोलस में पाया जा रहा है, आरआरएनए की सिंथेसिस को कराने में हेल्पफुल है। ये हर तरह के आरआरएनए को सिंथेसाइज करेगा एक्सेप्ट द 5s आरएनए। ये जो आरआरएनए को सिंथेसाइज कराता है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है राइबोसोम्स के लिए, क्योंकि ये जाते हैं राइबोसोम्स में जाकर असेंबल होते हैं, और ये आरआरएनए ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में राइबोसोम्स जो है इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, और इसमें क्या पाया जा रहा है, आरआरएनए पाया जा रहा है। दूसरा हो गया आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये सिंथेसाइज करता है ऑल प्रोटीन कोडिंग न्यूक्लियर प्री एमआरएनए को, और बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है अल्फा एमिलिटीन से। ये जो है यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए को जो सिंथेसाइज कर रहा है वो फर्दर एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग इसकी होती है, और प्रोसेसिंग के बाद जो है ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोसेसिंग होता है, और ये फर्दर जब ट्रांसक्रिप्शन हो गया फिर प्रोसेसिंग की प्रोसेस होती है, और उसके बाद जो ट्रांसलेशन है उसमें शो होता है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द यूकैरियोटिक जीन के लिए। मतलब क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो प्री एम आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो प्री एम आरएनए को सिंथेसाइज करता है। ये प्री एम आरएनए जो है डायरेक्टली ट्रांसलेशन में नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी इसकी कैपिंग और टेलिंग नहीं हुई है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई है, और ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज सेकंड द्वारा हुआ है, जिसमें प्री एमआरएनए जो है वो फॉर्म हुआ है। अब ये प्री एमआरएनए पहले इसकी प्रोसेसिंग होगी जिसमें कैपिंग टेलिंग का प्रोसेस होगा, और उसके बाद जो है ये ट्रांसलेशन में जाएगा। ठीक है, तो प्री एमआरएनए जो है जो कि अभी ट्रांसक्रिप्शन के बाद बना है उसकी प्रोसेसिंग होती है, और ये बनाता है एमआरएनए, और ये एमआरएनए जो है ट्रांसलेट किया जाता है और ट्रांसलेशन में हेल्पफुल होता है, और इसका ट्रांसलेशन करके प्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस होती है। तो जो प्री एमआरएनए है इस तरह से ट्रांसलेशन के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि प्री एमआरएनए की प्रोसेसिंग हुई तभी वो एमआरएनए बना, और यही एमआरएनए ट्रांसलेशन कराता है, और ट्रांसलेशन से ही प्रोटीन बनती है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है प्रोटीन सिंथेसिस कराने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये जो डायग्राम है या जो फ्लो चार्ट है इसको आप रफ में कहीं बना लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद जो है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो भी न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये ट्रांसक्राइब कराने में हेल्पफुल होता है प्री स्मॉल न्यूक्लियर प्री आरएनए के लिए, और साथ ही साथ में वाइड वैरायटी ऑफ आरएनए जैसे कि 5s प्री आरएनए है या फिर प्री टी आरएनए की सिंथेसिस कराने में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका जो फंक्शन है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का
वो ये होता है कि ये जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है वो स्प्लाइसिंग कराने में हेल्पफुल होती है, और ये जो फंक्शंस होते हैं आरएनए और टीआरएनए के, वो ये होते हैं कि वो सिंथेसाइज करा सकें प्रोटीन को और ट्रांसलेट करा सकें एमआरएनए को, ताकि वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन सके। मतलब आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या क्या सिंथेसाइज कर रहा है ये भी बताया गया, और जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज इसके द्वारा हो रहे हैं उनका क्या क्या हेल्पफुलनेस है, क्या क्या किस जगह ये यूजफुल होते हैं। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो स्मॉल न्यूक्लियर प्री एमआरएनए के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है, और प्री एमआरएनए जो है स्मॉल न्यूक्लियर प्री आरएनए ये जो है स्प्लाइसिंग के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद ये सिंथेसाइज करता है पाइपेस प्री आरएनए और प्री टीआरएनए, जो कि दोनों के दोनों ही ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस वजह से प्रोटीन सिंथेसिस कराने में ये दोनों बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारी जो है जितने भी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से पूछे जा सकते थे, वो सारे के सारे जो है जितने हो सकते थे उतने हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप अपने तरफ से भी और भी क्वेश्चंस को इस यूनिट के सर्च करिएगा, उसे जो है आप आपस में जो ग्रुप्स हैं उसमें आप डिस्कस करिएगा, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो और भी ज्यादा इनहैंस हो सके, और ओवरऑल जो आपको ये जो यूनिट है उसके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। तो आई होप आपको ये जो यूनिट था इसके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं तो आप, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे डीएनएस एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे नवोदय बैच में एनरोल हो सकते हैं। ये बैच जो है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस, क्लास हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन वाइज, वन शॉट, यूनिट वाइज जो वीडियोस हैं वो सारी के सारे आपके लिए वहां पे अवेलेबल होंगी। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है 3 मंथ्स की है, और जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 1 साल की है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और इस समय यहाँ पे ऑफर चल रहा है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो अभी से ही आप पढ़ाई में लग जाइए। डे 1 से अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये कंफर्म है कि आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे होंगे, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी नॉलेज जो है वो अच्छी होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।